स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स के बारे में, जो कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके तमाम हाई यील्ड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो आपने हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइसोमी एक्सेप्ट। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कोई भी आ जाए, किसी भी क्रोमोसोम की कॉपी एक्स्ट्रा आ जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की एक कॉपी आ जाती है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्राइसोमी 13 है जिसको पटाव सिंड्रोम बोलते हैं, ट्राइसोमी 18 है एडवर्ड सिंड्रोम, और ट्राइसोमी 21 है डाउन सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम मंगोलिज्म है। ये हमारे पास इसकी ओल्ड फैशन टर्म है जो कि यूज होती है डाउन सिंड्रोम की, मंगोलिज्म। तो आपने ये इस तरह से याद रखना है, PED इस ऑर्डर में कि P हमारे पास सबसे पहले होगा ट्राइसोमी 13, अगर 13वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है। इसी तरह हमारे पास E से हमारे पास एडवर्ड और 18 आ जाएगा, और डाउन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 21, 13, 18 और 21 PED। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं ट्राइसोमी की। यहाँ पे आपने देखना है कि सवाल था ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइसोमी एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ट्राइसोमी नहीं है। तो पटाओ भी हमारे पास कैंसिल हो गया, मंगोलिज्म जिसको हम डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ये भी हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए हैं, एक टर्नर सिंड्रोम है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। स्टूडेंट, याद रखना है कि हमारे पास जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसके अंदर 45X होता है, यानी कि एक X क्रोमोसोम क्या होता है, गायब होता है। इसमें एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम होता है। जबकि हमारे पास जो क्लाइनफेल्टर होता है इसके अंदर क्या होता है, XXY कंडीशन। तो ये भी हमारे पास ट्राइसोमी है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, जबकि ये हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी है। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम इसका आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर एक क्रोमोसोम मिसिंग है। ये ट्राइसोमी नहीं है, बल्कि इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं, कि इसके अंदर एक क्रोमोसोम मौजूद है। अगर 3 मौजूद होंगे तो ट्राइसोमी, अगर एक मौजूद हुआ तो मोनोसोमी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्सेप्ट। स्टूडेंट, हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑटोसोमल ट्राइसोमी हमारे पास क्या होती है, PED। हमारे पास टाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। जबकि हमारे पास जो क्लाइनफेल्टर था, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, XXY कंडीशन थी, तो वो हमारे पास क्या था, ये सेक्स लिंक ट्राइसोमी थी। इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, इजाफा हो चुका है इसमें, XXY कंडीशन। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा, अल्फा होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी क्रोमोसोम डज अ पर्सन विद एडवर्ड सिंड्रोम है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक फार्मूला क्या था, PED, पेड था। P से हमारे पास क्या था, पटाव सिंड्रोम, जिसमें ट्राइसोमी 13 थी, एडवर्ड में हमारे पास क्या था, 18 थी, और डाउन सिंड्रोम में हमारे पास क्या था, 21। हम लोग पहले बात कर चुके थे कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो बंदा होगा ट्राइसोमी वाला, ट्राइसोमी का मतलब क्या है कि पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ चुका है, तो ट्राइसोमी के अंदर 47 क्रोमोसोम होंगे। एडवर्ड सिंड्रोम वाले बंदे के अंदर क्या होगा, 47 क्रोमोसोम्स होंगे। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन सा होगा, 18वां, ट्राइसोमी 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यू टू क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन ऑल ऑफ द फॉलोइंग में अकर एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट, नॉन डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है, नॉन डिस्टिंक्शन का मतलब ये है कि जिस तरह के हम लोगों ने नॉर्मल साइकिल के अंदर बात की थी कि हमारे पास जो एनाफेज होता है वो सबसे क्रिटिकल फेज होता है। एनाफेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये सेंट्रोमियर है और यहाँ से क्रोमोसोम ने क्या करना होता है, सेपरेट होना होता है। एनाफेज के अंदर अगर ये सेपरेट क्रोमोसोम ना हो सके, क्या होता है कि एक साइड पे क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाता है, दूसरी साइड पे क्रोमोसोम जो है वो नहीं जाएगा। अगर ये वाली साइड क्लीवेज यहाँ से इस तरह होती है, ये डिवीजन इस तरह होती है, तो ये जो साइड जाएगी इसमें एक क्रोमोसोम क्या चला जाएगा, एक्स्ट्रा चला जाएगा। इसे बोलते हैं नॉन डिस्टिंक्शन। अगर क्रोमोसोम 13 जाएगा तो पटाव सिंड्रोम कहलाएगा, क्रोमोसोम 18 जाएगा तो एडवर्ड सिंड्रोम, और अगर 21 जाएगा तो डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। तो नॉन डिस्टिंक्शन में ये होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में है एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो कि नॉन डिस्टिंक्शन से नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट, पटाव सिंड्रोम हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, 13 की नॉन डिस्टिंक्शन है। एडवर्ड में हमारे पास क्या था, 18 की है। और जैकब्स हमारे पास क्या है, XYY, ये सुपर मेल होता है, इसमें 2 Y क्रोमोसोम चले जाते हैं। जबकि हमारे पास जो फिनाइल कीटोन यूरिया है, जिसको PKU भी बोलते हैं, ये हमारे पास होती है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। ये डिसऑर्डर क्यों होगा, पॉइंट म्यूटेशन होती है कि क्रोमोसोम हमारे पास उतना ही रहते हैं, लेकिन उस क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक खास जगह के ऊपर जो बेस पेयर पड़े होते हैं, उसमें से एक बेस पेयर की जगह जो है वो तब्दील हो जाएगी। इसकी वजह से सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो खराब हो जाएगा। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया। उसके अंदर क्या होगा, फिनाइल एलानीन एक सब्सटेंस होता है वो के यूजफुल केमिकल्स के अंदर टूट नहीं सकता, जिसकी वजह से वो PKU के अंदर जो है टूट जाता है। उसी के नाम से ये चीज अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है और इसी के नाम से ये डिसऑर्डर है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया PKU ये हमारे पास क्यों हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। इसमें कोई नॉन डिस्टिंक्शन नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, बीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्लैट ब्रॉड फेस स्क्विंट आईज विद स्किन फोल्ड इनवर्ड आर सिम्टम्स ऑफ। स्टूडेंट, ये जब भी लफ्ज आएंगे कि हमारे पास फ्लैट फेस है
और उसके अलावा स्क्विंटेड आईज हैं। यहाँ पे आपको बहंगापन नजर आ रहा होगा कि आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, और स्किन फोल्ड इनवर्ड। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि शॉर्ट नेक है और लो सेट स्मॉल फोल्डेड ईयर्स है। और ये फिगर आपने ज़हन में जब भी आएगी तो उस टाइम पे आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन सोचना है, और वो है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के टिपिकल ये फीचर्स होते हैं कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फ्लैटेंड नेजल ब्रिज होता है, कि ये जगह होती है नाक की ऊपर वाली, ये क्या होती है, फ्लैट होती है। इसके अलावा जो कान होते हैं वो लो सेट होते हैं और स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि नेक होती है वो शॉर्ट नेक होती है। बिल्कुल गर्दन और बिल्कुल सर और कंधों के दरमियान में जो फासला होगा बहुत ही कम होगा। उसके अलावा हमारे पास ये जो स्क्विंटेड आईज होती हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि बहंगापन होगा, कि आंखें जो हैं वो इनवर्ड अंदर की तरफ जो है वो मुड़ी हुई होंगी। ये हमारे पास टिपिकल फीचर हैं, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में। चांसेस ऑफ मंगोलिज्म, तो मंगोलिज्म हमने बात ऑलरेडी की है कि ये दूसरा नाम है किसका, डाउन सिंड्रोम का। ओल्ड फैशन टर्म है जो कि इस्तेमाल होती है डाउन सिंड्रोम के बच्चों में। तो इसका सवाल क्या है कि इन अ फीमेल अबव 45 ईयर आर। ओके स्टूडेंट, एक चीज आपने याद रखनी है कि डाउन सिंड्रोम का जो डाउन सिंड्रोम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैटरनल एज के ऊपर डिपेंड करता है, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रिस्क बढ़ता जाता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 साल अगर उम्र होगी किसी भी मदर की, उसके अंदर कितना चांस है, 1 in 1200, यानी 1200 में से एक बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम वाला होगा। अगर उम्र बढ़ के 35 साल हो गई है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, 1 in 350, 350 लोगों में से 350 बच्चे जो पैदा होंगे उनमें से एक बच्चे का चांस होगा। जबकि अगर 45 साल उम्र हो गई है माँ की तो उसमें हमारे पास क्या होगा, 1 in 100, 1 in 100, हर 100 में से हमारे पास क्या होगा, एक बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 in 100, क्योंकि उन्होंने एज पूछी है फीमेल की अबव 45 ईयर ओल्ड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नॉन डिस्जंक्शन में अकर ड्यूरिंग। स्टूडेंट, नॉन डिस्जंक्शन यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मेटाफेज और एनाफेज है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक प्लेट बना लेते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम की अलाइनमेंट हो चुकी है। अगले फेज के अंदर जो एनाफेज होता है उसमें क्या होता है कि अपने पोल की तरफ, अपने पोल की तरफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, पुल करते हैं। ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की तरफ जो है वापस जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, इक्वल सेपरेशन होती है। लेकिन अगर किसी वजह से इक्वल सेपरेशन ना हो, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड पे पूरा का पूरा पेयर चला गया और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, खाली है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन डिस्टिंक्शन। और ये किस फेज में होती है, एनाफेज में। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, चार्ली, एनाफेज एंड टीलोफेज, क्योंकि हमारे पास एनाफेज के अंदर ये सेपरेट होते हैं और टीलोफेज के अंदर वही जो डिस्टिंक्शन है या नॉन डिस्टिंक्शन है वो क्या होती है, कंक्लूड होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, चार्ली। इसके अलावा एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि मोस्ट क्रिटिकल फेज जो सेल साइकिल का है वो कौन सा है। मोस्ट क्रिटिकल फेज भी हमारे पास कौन सा है, वो है एनाफेज, क्योंकि इस फेज के अंदर ये फेज डिसाइड करता है आया क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन इक्वल अमाउंट ऑफ एडेनिन, थायामीन एंड गुआनिन साइटोसिन, टारगर्फ्स रूल्स इज बिकॉज। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एडेनिन और थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन, इन दोनों की क्वांटिटीज जो है वो बराबर होती हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो प्यूरिन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पायरिमिडीन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, प्यूरिन बॉन्ड विद द पायरिमिडीन। अगर हमारे पास प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास कभी भी इनकी इक्वल अमाउंट ना होती। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने निमोनिक याद रखना है, अवामी तहरीक। स्टूडेंट आप लोगों ने ये निमोनिक याद रखना है कि अवामी तहरीक और गवर्नमेंट कॉलेज। अवामी से ए से हमारे पास बनता है एडेनिन, ये बॉन्ड बनाएगा तहरीक यानी कि थायामीन के साथ, और ये हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज है, गुआनिन बनाएगा किसके साथ, कॉलेज साइटोसिन के साथ। तो ये हमारे पास एक निमोनिक है और इसको हम बोलते हैं चारगफ्स रूल्स, के प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, अल्फा होगा। यही वजह है कि इनकी क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन डाइन्यूक्लियोटाइड लाइक NADH। स्टूडेंट NAD से हमारे पास बनता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये लफ्ज है डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब ये है कि ये दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो दो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास किस बॉन्ड के जरिए से मिलते हैं, हमारे पास जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। ये आपको जो नजर आ रही है बॉन्ड, ये कौन सी है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, इसी तरह हमारे पास ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। दो न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जरिए से मिलकर जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 1। अगर हमारे पास होता ट्राई न्यूक्लियोटाइड, तो ट्राई का मतलब क्या है कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड ये है, फिर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद क्या है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो उनके अंदर बॉन्ड कितने होंगे, दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मौजूद होंगे। अगर हमारे पास 2 होंगे तो उनके अंदर कितने बॉन्ड होंगे, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मौजूद होगा। तो इस तरह के कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी आपसे कर सकते हैं और बेताशा दफा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टेक्निक यूज्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन टू डिटरमाइन द डबल हेलिकल फॉर्म ऑफ DNA। क्वेश्चन है कि हमारे पास जो DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था किस मेथड के जरिए से पता चलाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स रे डायफ्रैक्शन एक ऐसा मेथड था जिसको इस्तेमाल करके DNA
का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो पता कि हमारे पास डायमीटर कितना होता है 2 नैनोमीटर और कंप्लीट टर्न क्या होती है 3.4 नैनोमीटर के बाद हर हेलिक्स क्या करती है, टर्न लेती है। तो एक्स-रे डायफ्रैक्शन वाज अ मेथड जिसको इस्तेमाल करके फ्रैंकलिन और विल्किंस ने डीएनए का 3D स्ट्रक्चर जो है वो मालूम किया था। उसके अलावा अगर बाकी ऑप्शन की तरफ बात करते हैं, बेंडिंग पैटर्न ऑफ डीएनए। बेंडिंग पैटर्न हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर हम बात करते हैं पार्टिकल गन मेथड की, कि पार्टिकल गन मेथड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये आमतौर पे इस्तेमाल होती है टू ट्रांसफर द जीन ट्रांसफर करने के लिए। अगर हम बात करते हैं RFLPs की, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये जीन सीक्वेंसिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बाकी ऑप्शन इस लिहाज से गलत है और इसका आंसर क्या है, एक्स-रे डायफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट tRNA एंटीकोडोन टू स्पेसिफाई एन अमीनो एसिड इज ऑलवेज। स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो mRNA के ऊपर क्या होता है, कोड होता है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोन। यहाँ पे हमारे पास जितने भी सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, ये क्या कहलाएगा कोडोन। जबकि जो tRNA आता है उसके ऊपर क्या होता है, एंटीकोडोन, इसी का इनवर्स होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। mRNA जो स्टार्ट कोडोन है, आपको पता है कि वो क्या होता है, वो AUG होता है, जिस तरह के यहाँ पे आप देख रहे हैं। A का इनवर्स हमारे पास क्या होगा, यूरेसिल, U का इनवर्स क्या होगा, A, और गुआनिन का क्या होगा, साइटोसिन, जिस तरह आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि tRNA के ऊपर जो एंटीकोडोन है पहला, वो कौन सा होगा, तो वो क्या है, UAC। तो इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा UAC। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनियस बेसेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है कि डीएनए हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि अनवाइंड या अनजिप करता है डीएनए को। तो ये हमारे पास क्या है, डीएनए हेलिकेज है जो कि क्या कर रहा है, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बिटवीन द नाइट्रोजनियस बेस, उसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो इस तरह से बेसिस एक्सपोज हो जाती है, बाद में ट्रांसक्रिप्शन आसान हो जाती है। तो ये आपने एंजाइम का नाम याद रखना है कि हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि अनवाइंड करता है, लिहाज से इसका आंसर क्या होगा, हेलिकेज। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है अरेंज द फॉलोइंग प्रोटीन्स इन द प्रॉपर ऑर्डर इन विच दे पार्टिसिपेट इन द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के जो स्टेप्स हैं वो किस तरह हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो डीएनए होता है उसको हम लोगों ने क्या करना होता है, अनवाइंड करना होता है। सबसे पहले हेलिकेज एक्ट करेगा। तो हेलिकेज यहाँ पे क्या है, कौन सा नंबर है इसका, नंबर 2। सबसे पहले आप देख लें इन ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन नंबर 2 किसके पास है, तो डेल्टा के अंदर सबसे पहले 2 है, बाकी सब में क्या है, एक में 1 है और 3 है। मतलब क्या होगा कि इसका आंसर क्या है, डेल्टा, क्योंकि सबसे पहले क्या कौन आएगा, हेलिकेज आएगा, और हेलिकेज का काम क्या है, अनवाइंड करना या अनजिप करना। वो अनवाइंड और अनजिप करेगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आ जाती हैं। इनका काम क्या होता है, ये रीजॉइनिंग से बचाती हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अवॉइड द रीजॉइनिंग। इसके बाद ये आ जाती है, उसके बाद बारी होती है प्राइमेज। प्राइमेज ने प्राइमर बिल्ड करना होता है, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जिसने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो लगाने होते हैं। तो इसका सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज आल्सो नोन एज। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं दो तरह के स्ट्रैंड्स होते हैं। एक हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ये वो स्ट्रैंड होता है जो कि डीएनए का पार्ट होता है, और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ये कॉपी हो रहा होता है। कोडिंग स्ट्रैंड इज बीइंग कॉपीड, इस वजह से इसे कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जबकि दूसरे का नाम जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, ये mRNA इसका पार्ट होता है, आरएनए का पार्ट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास स्ट्रैंड होता है जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। एक कोडिंग स्ट्रैंड क्या हो रहा होता है, कॉपी हो रहा होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जो कि कोडिंग का इनवर्स होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। नॉन कोडिंग भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, एंटीसेंस स्ट्रैंड भी है। तो 3 नाम में से किसी भी नाम से ये सवाल आ सकता है। तो चूंकि इसने पूछा है टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो इसका नाम क्या होगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। एंटीसेंस स्ट्रैंड होता तो वो भी ऑप्शन करेक्ट होता। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है कि आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। कि आरएनए प्राइमर को कौन रिमूव करता है। स्टूडेंट सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो गायरेज है, गायरेज का काम क्या होता है, गायरेज का काम होता है अवॉइड द सुपर कॉइलिंग, ये सुपर कॉइलिंग नहीं होने देता। जबकि हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ये तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर काम करते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न किससे है, हमारा कंसर्न है रेप्लिकेशन से। अब आ जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3। स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज 1 का फर्क क्या है। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, सिंथेसाइज करता है डीएनए को इन द 5 to 3 डायरेक्शन। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का मेन काम है। जबकि डीएनए पॉलीमरेज 1 न्यू डीएनए को सिंथेसाइज करेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो मेन काम है वो है टू रिमूव द आरएनए प्राइमर। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो मेन काम है वो क्या है, रिमूव द आरएनए प्राइमर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, बीटा। तो स्टूडेंट ये थे जेनेटिक्स के कुछ हाई यील्डिंग एमसीक्यू जो कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेशुमार दफा पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।